हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैपिटल गेन में फोर्थ लेक्चर। लास्ट क्लास तक हमने कर लिया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर वेरियस केसेस, और आज हम करेंगे सेल कंसिडरेशंस अंडर वेरियस केसेस। सेल कंसिडरेशन अंडर वेरियस केसेस में सबसे पहले मैटर है एक्सचेंज में हम सेल कंसिडरेशन क्या लें। अगर मैंने आपको जमीन बेची और उसके बदले आपने मुझे कैश नहीं दिया, मुझे कोई एसेट पकड़ा दिया, तो ऐसे केस में मैं अपने जमीन के ऊपर कैपिटल गेन निकालते समय सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको जमीन दी और आपने पैसे ना देकर ज्वेलरी दे दी है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मेरा तो कैपिटल गेन निकलेगा ही जमीन के ऊपर, क्योंकि मैंने जमीन ट्रांसफर किया है। आपका भी कैपिटल गेन निकलेगा क्योंकि आपने ज्वेलरी ट्रांसफर की है। तो मेरे लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगी और आपके लिए सेल कंसिडरेशन क्या। हालांकि जब हम जमीन और ज्वेलरी का एक्सचेंज करेंगे तो लॉजिकली देखा जाए तो दोनों की सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो एक्सचेंज होगा। मेरे पास एक जमीन है जो मैंने 10 लाख में खरीदी थी, बट आज तो वो 50 की है, तो जब मैं आज जमीन बेचूंगा तो 50 लाख मुझे चाहिए। आप मुझे ज्वेलरी देना चाह रहे हो, कैश नहीं देना चाह रहे, तो मैं आपसे कहूंगा कि ज्वेलरी मुझे 50 लाख के मार्केट वैल्यू की दो। मतलब ये हुआ कि जमीन की भी मार्केट वैल्यू और ज्वेलरी की भी मार्केट वैल्यू सेम होगी जनरली 99% केसेस में, अदरवाइज ये डील ही नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू जमीन से थोड़ी कम दे दी जाए। हो सकता है कि ज्वेलरी मुझे पसंद आ गया हो, मुझे यही ज्वेलरी चाहिए, तो मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं। या कभी कभी ऐसा होगा कि जमीन की मार्केट वैल्यू थोड़ी कम होगी, ज्वेलरी की ज्यादा होगी। हो सकता है आपको मेरी जमीन पसंद आ गई हो, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, तो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। जैसा भी हो, आपको फोकस क्या करना है कि जो बेचने वाले को प्राप्त हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन है। जो बेचने वाले को प्राप्त हुआ है, जरा समझिएगा। राम ने जमीन ट्रांसफर की जिसकी मार्केट वैल्यू है 50 लाख। गोपी ने ज्वेलरी दिया जिसकी मार्केट वैल्यू है 48 लाख। ठीक है, उन्हीं तो बराबर चाहिए, लेकिन ठीक है, नहीं है बराबर। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जब मैं राम का कैप गेन निकालूंगा जमीन के ऊपर, तो जो मुझे रिसीव हुआ है वो क्या है, ज्वेलरी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये मेरे लिए सेल कंसिडरेशन ली जाएगी। और गोपी जब अपना कैपिटल गेन निकालेगा ऑन ज्वेलरी, तो उसे जो प्राप्त हुआ है, उसे क्या मिला है, जमीन, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है 50, वो सेल कंसिडरेशन ली जाएगी। ये तो हुआ जो मुझे मिला उसकी मार्केट वैल्यू। और मान लीजिए कि राम को ज्वेलरी मिली और साथ में 5 लाख रुपए भी मिले, तो जो ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू है प्लस 5 लाख रुपए, दोनों मिलाकर सेल कंसिडरेशन होगा। फोकस किस पे करना है, जो मुझे मिला वो मेरी सेल कंसिडरेशन ली जाएगी। जो मुझे मिला वो मेरी सेल कंसिडरेशन ली जाएगी, इस पर फोकस करना है। कभी कभी जो मुझे मिला उसकी मार्केट वैल्यू इनडिटर्मिनेट हो जाती है। वो कब होता है, जब आप मुझे कोई एसेट ना देकर फ्यूचर की कोई सर्विस दे दो। मैंने आपको जमीन दिया और उसके बदले आपने 10 साल तक मेरा एडवर्टाइजमेंट फ्री कर दिया। आप एक एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, आपको मैंने जमीन दी और आपने कहा कि हम आने वाले 10 ईयर्स तक आपका एडवर्टाइजमेंट फ्री कर देंगे। तो वो 10 साल तक एडवर्टाइजमेंट का क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर डेट आ गया, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस समय क्या कॉस्ट आएगी, 10 साल बाद क्या सिचुएशन सिनेरियो होगा। तो ऐसे में अगर मैं सेल कंसिडरेशन पाता हूं इनडिटर्मिनेट, व्हाट आई गेट, उसकी मार्केट वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो सेक्शन 50 डी अप्लाई होता है। और
लॉ में लिखा है कि जो मैंने बेचा उसकी मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन ले लेंगे, लेकिन ये कब लेंगे? जब हमें नहीं पता चले कि मुझे जो मिला उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनसेशन, अगर मुझे मनी के जगह एसेट मिला है तो एसेट की मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन ली जाती है। कैपिटल एसेट कन्वर्ट होता है स्टॉक में, तो कन्वर्जन के दिन की मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन ली जाती है। अगर कैपिटल एसेट कंपलसरी गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो उसकी कंपनसेशन को सेल कंसिडरेशन लिया जाता है, और अगर एडिशनल कंपनसेशन एनहांस मिला तो वो एनहांस कंपनसेशन भी सेल कंसिडरेशन बन जाता है। पांचवा नंबर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जानते ही हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है 50C। 50C मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है, ये बात आप जानते हो। फिफ्टी सी कहता है कि लैंड बिल्डिंग अगर मैंने बेचा फॉर कंसिडरेशन जो कि बिलो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, प्लस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर देन है 110% ऑफ एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन। यानी अगर मैं लैंड बिल्डिंग एसडीवी के बिलो बेचूंगा तो आप ये सेक्शन नहीं लगाना, बिलो बेचता हूं साथ में ये भी इक्वेशन जमना चाहिए। ये इक्वेशन जब जमेगा से जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा होगा, 110% अगर होगा तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, 110% से ज्यादा होगा तब ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन अगर अप्लाई हो गया यानी सेक्शन 50C अगर लग गया तो सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और जो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू दी गई हो अगर क्वेश्चन में, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का कोई रोल नहीं है तो एसडीवी को सेल कंसिडरेशन लीजिए, और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया गया है वैल्यू एसएससी के रिक्वेस्ट पर, एओ के पास पावर है कि वो वैल्यू रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को, और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यू रेफर कर दिया गया तो सेल कंसिडरेशन ली जाएगी एसडीवी और वैल्यूएशन ऑफिसर विच एवर इज लोअर। ओके, यहां पर एग्जामिनर ने 10 इयर्स में ये वाला गेम खेला हुआ है कि एसडीवी कौन से दिन का लिया जाएगा, डेट ऑफ अग्रीमेंट का, डेट ऑफ ट्रांसफर का, या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। देखिए इसमें दो डेट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे जो एग्जाम में दिए जाएंगे, 1 और 2। वैसे तो एसडीवी 3-3 साल सेम होता है, लेकिन 3 साल 4 साल डिपेंडिंग अपॉन स्टेट पॉलिसी एसडीवी चेंज किया जाता है। अब आपने डील की, अग्रीमेंट साइन हुआ और उसके 1.5 महीने के अंदर आपको बाकी पैसे मिलने थे, रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन बीच में ही एसडीवी चेंज हो गया, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन का लेंगे? जनरली तो अग्रीमेंट के दिन का लेना चाहिए, यानी जो हम 110% का कंपैरिजन करेंगे कि क्या एसडीवी, ये जो कंपैरिजन करेंगे कि क्या एसडीवी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, जो हम ये कंपैरिजन करना चाहते हैं, ये एसडीवी मुझे किस दिन की लेनी है? तो आंसर है डेट ऑफ अग्रीमेंट की। लेकिन इसकी छोटी सी शर्त है, शर्त यह है कि आपने सेल कंसिडरेशन का कोई भी पार्ट, जैसे 70 लाख रुपए तय हुए हमारे आपके बीच, तो अग्रीमेंट में 70 लाख की कोई भी रकम, चाहे वो 5 लाख हो, 7 लाख हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन आपने अग्रीमेंट के दिन या उसके पहले प्रेस्क्राइब्ड बैंक मोड में प्राप्त किया हो, यानी अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, नेट बैंकिंग, इनके जरिए अगर आपने प्राप्त कर लिया है कंसिडरेशन का कोई भी पार्ट एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट या उसके पहले, तो ऐसे में हम सेल कंसिडरेशन, हम एसडीवी डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन की कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तब एसडीवी हम कंसीडर करेंगे रजिस्ट्रेशन के दिन की। ओके, यहां पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि आपको कंफ्यूज किया जाता है।
किस तरह का कंफ्यूजन? देखिए, पहले तो आपको ये चेक करना है कि किस केस में 50C अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहां तीनों वैल्यू दी गई है और बच्चा हड़बड़ा के अगर ले लेगा तो वो गलत हो जाएगा। पहले देखिए किस में 50C अप्लाई हो रहा है। इसके 110% से क्या ये ज्यादा है? यस। क्या इसके 110% से ज्यादा है? यस। क्या इसके 110% से ज्यादा है? नो। एग्जैक्ट 110% है। क्या इसके 110% से ज्यादा है? यस। तो देखिए, जहां 50C लग ही नहीं रहा वहां तो सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? जो एक्चुअल है। एक्चुअल 80 लाख है। अब जहां जहां लग रहा है वहां वहां आपको इनका लोअर लेना है। 80, 72, 80, ये तो यहां तो लग ही नहीं रहा। 99। अगर आप इस तरीके से अप्रोच करोगे एग्जाम में तो गलती होगी ही नहीं। ओके, अगली प्रॉब्लम क्या आती है मैं समझाता हूं। नेक्स्ट मैं समझा ही देता हूं प्रॉब्लम, समस्या क्या आती है। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट को देखा है मैंने कि वो फंस जाते हैं एक जगह पर। वो हैबिट की वजह से ऐसा होता है। मैं समझा दूंगा तो एग्जाम में आप नहीं फंसोगे। जैसे पहले तो हम ये चेक करें कि क्वेश्चन क्या है। सुरेश ने ट्रांसफर किया है गणेश को 60 लाख में, एसडीवी 68 है। तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 50C एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। क्या इसके 110% से ज्यादा एसडीवी है? यस, एप्लीकेबल हो रहा है। फिर हम सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? एसडीवी। और वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू अगर दी गई है तो लोअर। जी हाँ, दिया हुआ है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि सेल कंसिडरेशन 68 लाख लिया जाएगा। गलती कहां होती है बच्चों से? गलती वहां होती है जहां पर क्वेश्चन कहता है कि सेल के ऊपर 1% ब्रोकरेज है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो बच्चे गलती से जो सेल कंसिडरेशन है उसका 1% ले लेते हैं। कहते हैं इसका जो 1% है ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है। सभी बच्चे नहीं करते, कुछ कर लेते हैं, वो भी जानबूझ के गलती से हो जाता है, क्योंकि वो हैबिट में रहता है कि जो सेल कंसिडरेशन है हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हमने बेचा है 60 लाख में, ये फैक्ट है, तो मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर तो एक्चुअल के ऊपर ही ब्रोकरेज पे करूंगा किसी को भी। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर की गलती से बचिएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। परचेज के ऊपर 1% है और परचेज कब किया है? 16 लाख में, वो भी 2001 से पहले। तो जो कॉस्ट है एक्चुअल वो है 16,16,000। मार्केट वैल्यू एसडीबी 2001 की दी गई है, तो दोनों में से लोअर ले लेते हैं 18 लाख और 18 लाख से कंपेयर करते हैं विच एवर इज हायर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस क्वेश्चन में हो जाएगा 18 लाख। अब ये चेक करेंगे, चूंकि लॉन्ग टर्म है तो हमें 3 में से एक जवाब ढूंढना पड़ेगा। क्या इंडेक्सेशन? पहले देख लें डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है। नया है, डेट ऑफ ट्रांसफर है न्यू। अगर ओल्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, डेट ऑफ ट्रांसफर न्यू है। न्यू है तो मैं जल्दी से एक बारी पता कर लेता हूं। कि इंडेक्सेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है या नॉट अवेलेबल है। अगर ये जमीन मकान का क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि न्यू प्रोविजन है, तो इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल है। जमीन मकान का क्वेश्चन है, न्यू प्रोविजन है। इंडिविजुअल को अगर मैं रेजिडेंट अज्यूम कर लूं तो 23 जुलाई 2024 के पहले का खरीदा हुआ है, तो क्या बन गया? ऑप्शनल इंडेक्सेशन। जब ऑप्शनल इंडेक्सेशन होगा तो मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया है? पहले इंडेक्स करके आंसर करो। देखो बेटा, ये ट्रिक है, आप नहीं फॉलो करना चाहते हो तो मत करो। आप बिना इंडेक्सेशन के आंसर करो, फिर इंडेक्सेशन करके उसका 12.5 इंडेक्सेशन करके उसका 20% निकालो और 12.5 जो टैक्स बनता है उसका जो एक्सेस है उसको इग्नोर करो। मतलब ऐसे भी चल सकते हो। मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो आपके लिए कंफर्टेबल है और एग्जाम में स्कोर बराबर बराबर ही मिलेंगे। तो पहले आपने इंडेक्सेशन ले लिया और इंडेक्सेशन करके आपने आंसर, ऑप्शन है मेरे पास तो मैं करूंगा, तो इंडेक्सेशन ले लिया और उसके बाद आंसर कर दिया। आंसर आ गया 2,06,000। फिर हमने 20% टैक्स निकाला 41,200। अब मैं बिना इंडेक्सेशन के कैपिटल गेन निकालूंगा 49,40,000।
49,40,000। और फिर मैं चेक करूंगा कि 12.5% कितना होता है। बाबा रे बाबा, ये तो बहुत ज्यादा होता है, 617,500। तो मैं कहूंगा मुझे इंडेक्सेशन वाला ही चलना है, इंडेक्सेशन वाला ही हमको चाहिए। और हमारा बेसिक टैक्स क्या बनेगा? 41,200। ठीक है, यहां पर आप IFOS में अच्छी तरह जानते हो कि अगर 10% से ज्यादा सस्ता खरीदा है, लैंड बिल्डिंग SDV के 10% से ज्यादा सस्ता खरीदा है, ज्यादा वेरिएशन है, तो क्या होगा? जो डिफरेंस है वो हमारे लिए IFOS की इनकम मानी जाएगी। तो यहां पर 8 लाख IFOS की इनकम मानी जाएगी। और यहां पर अगर आप ये मेंशन कर दो कि गणेश के लिए फ्यूचर, चूंकि गणेश के को जब सस्ता मिला तो गणेश की मरम्मत हो गई है, तो जब मरम्मत गणेश की हो गई है तो 60 लाख में तो उसने खरीदा है, 8 लाख की आपने पिटाई कर दी, मरम्मत कर दी, तो उसके लिए फ्यूचर में कॉस्ट बन जाएगा 68 लाख। फ्यूचर में उसके लिए कॉस्ट बन जाएगा फ्यूचर में कॉस्ट बन जाएगा 68 लाख। करेक्ट है? अनकोटेड शेयर अगर आप मार्केट वैल्यू से सस्ते में बेचते हो, अनकोटेड शेयर अगर आप मार्केट वैल्यू के बिलो बेचते हो, तो मार्केट वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा। यहां कोई मार्जिन वगैरह नहीं है 10% जैसा। सेक्शन है 50CA, सेक्शन है 50CA। अनकोटेड शेयर किसे कहते हैं? वो शेयर जो शेयर बाजार में अनलिस्टेड है, वो अनकोटेड है। और एक और ऐसा केस होता है जहां पर शेयर लिस्टेड तो है बट रेगुलरली ट्रेड नहीं हो रहा, उसको भी हम अनकोटेड शेयर कहते हैं, उसको भी हम अनकोटेड शेयर कहते हैं। यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि जो अभी तक आपने मेथड ऑफ कैलकुलेशन किया है कैपिटल गेन का, सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म के केस में अगर ओल्ड प्रोविजन है तो इंडेक्स कर किया है आपने, फ्यू केसेस को छोड़कर, और अगर न्यू प्रोविजन है तो इंडेक्स नहीं किया है, एक केस को छोड़कर, एक केस में इंडेक्स करना ऑप्शनल लिया है। ये सब जो आपने मेथड अभी तक फॉलो किया है वो मेथड जनरल मेथड है कैपिटल गेन निकालने का। लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल मेथड कैपिटल गेन निकालने का। पहला स्पेशल मेथड है, 3 स्पेशल मेथड है, 3। उसमें क्या खास है ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल मेथड। पहला मेथड है फॉर डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड इन बिजनेस या प्रोफेशन। इसके लिए आप जो भी अभी तक आपने कैपिटल गेन में फॉर्मेट सीखा है वो काम नहीं आएगा। इनके बिल्कुल अलग ही फॉर्मेट हैं जो हम पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ेंगे। जी, यहां नहीं पढ़ेंगे, पीजीबीपी में पढ़ेंगे। खासियत इसकी 2 है। एक तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म आता है, और दूसरा यहां कॉस्ट के बजाय हम WDV ही माइनस कर देते हैं, ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, ना इंप्रूवमेंट, बल्कि ओपनिंग WDV माइनस कर देते हैं। तो इतना सिंपल भी नहीं है, आपने तो पढ़ ही रखा है, इतना सिंपल भी नहीं है, तो इसे हम पीजीबीपी में सीखेंगे। इसके प्रोविजन 50 सबसेक्शन 1, 50 सबसेक्शन 2 और 50 कैपिटल ए, ये 3 प्रोविजन है डेप्रिशिएशन निकालने के। ये हम सीखेंगे पीजीबीपी में, यहां नहीं सीखेंगे। डिस्कस इसलिए कर दिया कि आपको नॉलेज हो कि यहां हम नहीं सीखने वाले हैं। इसके बाद दूसरा मेथड है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक डिबेंचर और अनलिस्टेड डिबेंचर और बॉन्ड्स। ये बड़ा जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। अनलिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड, देखिए अनलिस्टेड डिबेंचर और बॉन्ड तो तब इसमें आएगा, ये सेक्शन है 50AA। अनलिस्टेड डिबेंचर और बॉन्ड तो यहां पर तब आएगा जब आपका डेट ऑफ ट्रांसफर
डेट ऑफ ट्रांसफर 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड हो। ये क्लियर हो गया। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड यहां तब आएगा जब आपने इसे अक्वायर किया हो ऑन और आफ्टर 1/4/2023 और मार्केट लिंक डिवेंचर ऑलवेज इस सेक्शन में आएगा। तो इस सेक्शन में तीन चीजें आती हैं, एक स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, दूसरा मार्केट लिंक डिवेंचर और तीसरा जो नया अमेंडमेंट है अनलिस्टेड डिवेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड। अनलिस्टेड डिवेंचर और बॉन्ड इस सेक्शन में तब आएगा जब ट्रांसफर किया गया हो 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या है वो देखते हैं, तब आएगा। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड तब आएगा यहां जब अक्वायर किया गया हो 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड, और मार्केट लिंक डिवेंचर हमेशा इस सेक्शन में आएगा। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हम उसे कहते हैं जहां पर म्यूचुअल फंड का पैसा 65% से ज्यादा डिबेंचर और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया गया हो। मार्केट लिंक डिबेंचर हम उसको बोलते हैं जिस डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स के बजाय फ्लोटिंग होता है और वो डिपेंड करता है मार्केट के रिटर्न पर। जिस मार्केट के इंडेक्स के साथ मार्केट लिंक डिबेंचर कनेक्ट किया जाता है, लिंक किया जाता है, उसके रिटर्न पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने निफ्टी फार्मा के साथ कनेक्ट करके एक डिबेंचर इशू किया है, मार्केट लिंक डिबेंचर निफ्टी फार्मा के साथ, तो निफ्टी फार्मा सेक्टर वो जितना रिटर्न देगा उसी रिटर्न के अकॉर्डिंग मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। ओके। और अनलिस्टेड डिबेंचर और बॉन्ड तो आप जानते हो। ये तीनों जब सेक्शन 50AA में आ जाए, जब ये तीनों 50AA में आ जाए तो क्या करते हैं जी? तो करते ये है, खासियत इसकी ये है कि यहां पर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको चेक नहीं करनी। 50AA में अगर आ गया प्रोविजन, कोई जो 50AA में आ गया, तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक ही नहीं करनी, शॉर्ट टर्म ऑलवेज आएगा। और आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं, टैक्स रेट दोबारा से जाकर चाहें तो याद कर लें, 111A वाला होता है और अदर्स होता है। ये अदर्स में ही आएगा, 111A में नहीं आएगा। तो अदर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक नॉर्मल इनकम मानी जाती है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इसमें होता है। ओके है जी, 111A में ये नहीं आएगा, तो स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देखना, यही खास है, 50AA की खासियत यही है। चलिए, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट था जो मैंने आपको डिस्कस करके दे दिया है। बी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। 50B भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये है स्लम सेल। स्लम सेल की परिभाषा, जहां पर आप यूनिट डिवीजन, बिजनेस एक्टिविटी बेचो, लेकिन एज अ होल बेचो, पूरा बेचो, पूरी यूनिट बेच दी, पूरा डिवीजन बेच दिया। और यहां बेचने में, बेचना इंक्लूड सेल भी है, एक्सचेंज भी, अमेलगमेशन में बेचा है, डीमर्जर में बेचा है, अदर अग्रीमेंट में बेचा है। अमेलगमेशन, डीमर्जर यहां लिखा हुआ है कि इसके अंदर ना कवर्ड हो तो ही हम कैपिटल गेन निकालेंगे, बिकॉज अगर इसमें कवर्ड हो जाता है तो आप जानते हो सेक्शन 47 में हम कैपिटल गेन की एग्जम्पशन दे देते हैं अमेलगमेशन डीमर्जर के केस में। तो यहां लिखा हुआ है कि इसमें ना कवर्ड हो। ओके। स्लम सेल तभी माना जाता है जब आप एज अ होल बेचो, पहली चीज, डिवीजन बेचो, यूनिट बेचो, अंडरटेकिंग बेचो, बिजनेस एक्टिविटी बेचो। कंडीशन नंबर 2, एज अ होल बेचो, पूरा बेचो, टुकड़ों में नहीं बेचो, पूरा बेचो। और कंडीशन नंबर 3, लमसम कंसिडरेशन आपको मिला हो, एक मुश्त राशि, लमसम कंसिडरेशन मिला हो। और कंडीशन नंबर 4, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से स्लम सेल पैदा हुआ, वो कहता है कि बिना एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू असाइंड किए
बिना एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू असाइंड किए आपने बेचा हो, इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू अगर असाइन कर देंगे तो अलग अलग कैपिटल गेन आप निकाल लोगे, कैपिटल एसेट जितने भी होंगे उस पर कैपिटल गेन, बाकी को छोड़ दोगे। स्टॉक है तो पीजीबीपी, स्लम सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ इंडिविजुअल वैल्यू अगर असाइन नहीं हुआ है तभी स्लम सेल आता है। स्लम सेल निकालने का तरीका पहले तो देखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ 24 महीने मैंने क्यों लिया है बताइए? 24 महीने इसलिए लिया है क्योंकि अगर ये ट्रांसफर किया गया हो, देखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डिसीजन कैसे लिया जाएगा? अगर 23 जुलाई 24 के पहले बिका है तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ कंसीडर करना है, और अगर इसके बाद बिका है तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने कंसीडर करना है, क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट आया है। क्लियर है जी यहां तक? ओके। अब स्लम सेल में सेल कंसिडरेशन क्या लेते हैं, ये एक समस्या का विषय है। सेल कंसिडरेशन लेते हैं FMV1 और FMV2, विच एवर इज हायर। तो पहले तो सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? FMV1 और 2 विच एवर इज हायर। FMV1 का मतलब होता है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, और FMV2 का मतलब होता है जो होना चाहिए आप। जो मैं यूनिट बेच रहा हूं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है एसेट की वो है 20 करोड़, और लायबिलिटी जो उस यूनिट को कनेक्ट करता है वो है 2 करोड़। तो जो चीज मैं बेच रहा हूं उसकी प्रेजेंट वैल्यू 18 करोड़ है। 18 करोड़ इज FMV1। अब मैंने बेचा कितने में? अगर मैंने 16 में बेचा है तो 18 सेल कंसिडरेशन है, मैंने 19 में बेचा है तो 19 सेल कंसिडरेशन। ये इंटरमीडिएट के एग्जाम के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको ये इस्तेमाल ही नहीं करना, सिर्फ FMV2 से काम चलाना है। वही आपका सेल कंसिडरेशन है। FMV2 एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है। यहां पर क्या लफड़ा है? क्योंकि आपके मन में आता है कि FMV2 क्यों लिखा है, सीधा सेल कंसिडरेशन लिख देते हैं एक्चुअल। क्योंकि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में अगर आपको मनी के साथ कुछ एसेट्स भी मिले हैं, तो जैसा कि पीछे आज आपने देखा कि एक्सचेंज में हम जो मिलता है उसकी मार्केट वैल्यू लेते हैं, तो यहां भी मनी के साथ अगर मुझे 4 एसेट मिला तो मुझे 4 एसेट की मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए 11 UAE बनाया गया है, तभी ये FMV2 आया है पिक्चर में। यहां एक बात का ध्यान रखना है कि अगर लैंड बिल्डिंग आपको मिला है तो उसकी SDV लीजिएगा, ना कि मार्केट वैल्यू। क्या सर यही बात हम एक्सचेंज के केस में भी कह सकते हैं? नहीं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एक्सचेंज में, वहां पर व्हाट यू गेट की मार्केट वैल्यू। लेकिन चूंकि ये स्पेसिफिक केस है जहां पर लॉ में मेंशन किया गया है कि अगर आपको मनी के साथ कुछ एसेट्स मिले हैं और वो एसेट लैंड बिल्डिंग है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लीजिए, और इसके अलावा अगर कोई और एसेट्स है तो उसकी मार्केट वैल्यू लीजिए। और मार्केट वैल्यू के लिए प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं जो कि फाइनल में आप पढ़ते हो, इंटरमीडिएट में ये गिवन होता है। तो या तो सीधा सीधा रेडीमेड यही पूरा गिवन हो जाएगा, आज तक के क्वेश्चन में आपने यही देखा होगा कि पूरा गिवन है। कभी कभी वो हो सकता है कि कह दें कि 20 लाख रुपए प्लस लैंड मिला है प्लस ज्वेलरी मिली है, ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू, लैंड की मार्केट वैल्यू, SDV दोनों दिया हुआ है, आप SDV पिक करना। चलिए, किसी तरीके से गिरते पड़ते सेल कंसिडरेशन तो आपने निकाल लिया। अब माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों की जगह पर हम माइनस करते हैं नेटवर्क, और फिर माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, और ये हमारा कैप गेन आ जाता है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे आप 23 जुलाई के पहले बेचो या 23 जुलाई के बाद बेचो, इंडेक्सेशन का कोई लेना देना नहीं। अब यहां देखें कि एग्जाम में आपको सेल कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी नेटवर्थ की कैलकुलेशन में। वहां पर इंटरमीडिएट में नेटवर्थ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप नेटवर्थ को कैलकुलेट करो।
नेटवर्थ की कैलकुलेशन में आप अक्सर फंस जाते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज के बाद दिक्कत ना आए। देखो, अगर तुम्हारे पास नेटवर्थ में सबसे पहले एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ, तो पहले मैं एसेट की वैल्यू लूंगा, फिर लायबिलिटी की वैल्यू माइनस कर दूंगा, नेटवर्थ आ गया। एसेट की वैल्यू लेते समय सबसे पहले मैं देखूंगा अगर मेरे पास फिक्स एसेट्स है जो नॉन डेप्रिशिएबल है तो मैं उसकी कॉस्ट लूंगा। फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है जो डेप्रिशिएबल है तो मैं उसकी WDV लूंगा, वो भी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, जो WDV PGBP चैप्टर में हम पढ़ते हैं वो लूंगा। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग PGBP में जो हम पढ़ते हैं WDV, हम वो WDV लेंगे। इसके बाद जो अदर एसेट्स हैं आपके पास, जैसे स्टॉक है, जैसे डेटर है, जैसे और भी अदर एसेट्स है, उसकी बुक वैल्यू लेंगे। जैसे स्टॉक की बुक वैल्यू NRV और कॉस्ट लोअर लेते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है, तो वही लिया जाएगा, बुक वैल्यू ली जाएगी। यहां ध्यान रखना है कि जब आप यहां पर ये चीज ले रहे हो तो आपका रिवैल्यूएशन इफेक्ट को नहीं लेना है, मतलब रिवैल्यूएशन इफेक्ट को नहीं लेना है, नॉट कंसीडर्ड। अगर बिल्डिंग की WDV 20 लाख दी गई है और वो 3 लाख से अपवर्ड वैल्यू हुआ है तो 16 लाख लीजिए, 17 लाख लीजिए, 20 मत लीजिए। जमीन अगर 90 लाख दिया गया है बैलेंस शीट में और 10 लाख से वो अपवर्ड वैल्यूड हुआ है, रिवैल्यूड हुआ है, तो आप 80 लीजिए, 90 मत लीजिए। तो रिवैल्यूएशन को नहीं लेना है। जब आप ये ले लेंगे तो माइनस कर दीजिए लायबिलिटी जो उस यूनिट्स को बिलोंग करता है। लायबिलिटी की जो बुक में वैल्यू है वही ली जाती है एक्चुअल, और ये आपका नेटवर्थ आ जाता है। नेटवर्थ कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से लॉ में लिखा है कि CA का हमें रिपोर्ट भी लगाना पड़ेगा नेटवर्थ को सर्टिफाई करने के लिए कि नेटवर्थ जेन्युइन कैलकुलेट किया गया है, और ये हमें सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है टैक्स ऑडिट के ड्यू डेट के अंदर अंदर। एक और चीज यहां पर जो एक्स्ट्रा है वो ये कि सेल्फ जेनरेटेड गुडविल और VIP बिजनेस के एसेट्स अगर मेरे बैलेंस शीट में हैं, उस यूनिट के हैं जिस यूनिट को मैं बेच रहा हूं, तो उसकी वैल्यू 0 लीजिएगा। इसका लॉजिक साफ है, एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट 0 होती है, दैट्स वाई 0 लेना है, और VIP एसेट्स की कॉस्ट 0 नहीं होती है, लेकिन VIP एसेट्स की कॉस्ट को आपने P&L में पूरा डेबिट कर दिया है, इसलिए इसे 0 लेना है। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने मेंशन जरूर किया, बट ये आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट्स नहीं है, एग्जाम के लिए इग्नोर कर। यहां पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम तैयार किया है, ये भी आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो मालूम ही है, मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था कि इंडेक्सेशन कब होगा और कब नहीं होगा। यहां उसी का डिस्कशन है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इंडेक्सेशन कब होगा और कब नहीं होगा ये मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया। सेक्शन 47 कहता है कि 47 को दो तरीके से लोग पढ़ते हैं। एक कि 47 है कैपिटल गेन एग्जम्पशन, वो कहते हैं कैपिटल गेन एग्जम्पशन है 47, कैपिटल गेन की एग्जम्पशन है, तो कह सकते हैं आप, बट टेक्निकली क्या लिखा हुआ है कि 47 कहता है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर, दैट्स व्हाई नो कैपिटल गेन इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि 47 जो हमें ट्रांजैक्शंस बताता है, सेक्शन 47 जो हमें ट्रांजैक्शंस बताता है, बेसिकली ये ट्रांसफर तो है, बेसिकली ये ट्रांसफर तो है। अगर ये ट्रांसफर नहीं होता तो 47 इसे डिनाई क्यों करता? इसका मतलब ये बेसिकली ट्रांसफर है, एक्चुअल में जेन्युइन ट्रांसफर है, लेकिन इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो पार्टी होने चाहिए, एक ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरर और एक ट्रांसफरी। जब हम इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो ट्रांसफरर के हाथ में जो इंपैक्ट होगा वो होगा नो कैपिटल गेन। यहीं पर आप कहते हो कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड, नो कैपिटल गेन के बजाय आप कहते हो कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड, कि कैपिटल गेन जी एग्जम्प्ट हो गया।
और ट्रांसफरी के हाथ में हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग की चिंता होगी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लिया जाएगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कॉस्ट प्रीवियस ओनर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का, एक्सेप्ट वन केस जहां गिफ्ट के केस में ट्रांसफरी की मरम्मत कर दी जाती है और ऐसे केस में ट्रांसफरी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 49 सबसेक्शन 4 में लैंड बिल्डिंग के लिए एसडीवी जितने से मरम्मत हुई उसकी और डीपी साज एंड सिक्योरिटीज के लिए मार्केट वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है अगर एचयूएफ का पार्टीशन हुआ है, चाहे फुल्ली पार्टीशन हुआ हो या पार्टली पार्टीशन हुआ हो। एचयूएफ के पार्टीशन में जो मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एसेट, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एचयूएफ के लिए नो कैपिटल गेन नो ट्रांसफर। इंपैक्ट देखिएगा, नो कैपिटल गेन नो ट्रांसफर। जो मेंबर हैं जिनको ये मिला, फ्यूचर में जब उसे बेचेंगे तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से ली जाएगी। एग्जांपल विद लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ एग्जांपल करेंगे, यानी वही इंडेक्सेशन वाला गेम। आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा खेलने के लिए कि ट्राई करो, सोचो क्या होगा। 1516 में एक जमीन खरीदी है 12 लाख की एचयूएफ ने। 2021 में इसको ट्रांसफर कर दिया पार्टीशन में मिस्टर गोपी को। पार्टली पार्टीशन है, फुल्ली पार्टीशन नहीं है, मतलब सिर्फ एक गोपी अलग किया गया मेंबर, उनको उनका हिस्सा पकड़ा के अलग कर दिया। तो यहां पर आपको जब एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत इस ईयर से करोगे। इस ईयर में आपको लिखना पड़ेगा इन द हैंड ऑफ एचयूएफ distribution transaction is not considered as transfer under section 47. That's why no capital gain is required to compute in the hand of HUF. HUF का clean कर दो, साइड हो गया। Now in the hand of गोपी, ये भी यही क्लियर करो, क्योंकि HUF से उसे मिला है गिफ्ट पार्टीशन में, मुफ्त में मान लीजिए मिला है, तो ये लोग आपस में रिलेटेड पार्टी रिलेटिव माने जाते हैं। तो 56(2)(10) में गोपी की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। फ्यूचर सेल के लिए गोपी की कॉस्ट 12 लाख ली जाएगी और पीरियड ऑफ होल्डिंग 17/5/2015 से लिया जाएगा। ये आप लिख दोगे कब? 2021 के ईयर में ही ये चीजें लिख देनी पड़ेगी, 2021 में ही ये लिखना पड़ेगा। अब 24-25 में जब गोपी बेच रहा है तो आपको फर्दर नए साल 24-25 के ईयर के लिए फिर से आंसर करना पड़ेगा। तो आंसर 2 बार करना पड़ेगा, 20-21 के ईयर का अलग और 24-25 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 25-26 का अलग। वहां पर लिखेंगे एसएससी का नाम गोपी है, ट्रांसफर ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, कैपिटल एसेट लैंड 24 महीने, पीरियड ऑफ होल्डिंग 17/5/2015 से 30/7/2024। तो भाई साहब इसमें तो न्यू प्रोविजन आ गया। अगर ये लैंड बिल्डिंग नहीं होता तो हम कह देते नो इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म। लेकिन चूंकि ये लैंड बिल्डिंग है और गोपी है इंडिविजुअल, तो हम कहेंगे कि गोपी अगर रेजिडेंट है, हमेशा रेजिडेंट मानना है अगर जब तक कि कोई एडवर्स ना दिया हो, तो हम कहेंगे कि ठीक है फिर इंडेक्सेशन इज ऑप्शनल। अब इंडेक्सेशन ऑप्शनल है तो पहले हम इंडेक्सेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए कितने में बेचा पता लगाइए। 24 लाख में बेचा, लेकिन क्या एसडीवी भी दिया हुआ है? यस। तो क्या यहाँ सेक्शन 50C जो अभी अभी पढ़ा है आपने वो भी लग जाएगा? 50C जब लग जाएगा तो शांत होकर 50C को पुराना रिवीजन दोबारा कीजिए, माइंड में अप्लाई कीजिए, क्योंकि गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। 50C कहता था कि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 110% से अगर ज्यादा एसडीवी है तो 50C लगेगा, ज्यादा है। और 50C अगर लगा, एसडीवी और वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू विच एवर इज लोअर ली जाएगी। एसडीवी और वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू विच एवर इज लोअर ली जाएगी। ओके, तो यहां पर लोअर क्या आएगा? यहां पर लोअर क्या आएगा? 28 लाख। तो सेल कंसिडरेशन क्या ली जाएगी? 28 लाख। सेल कंसिडरेशन हम 28 लाख लेंगे। 28 लाख सेल कंसिडरेशन लेने के बाद 1% ब्रोकरेज गलती ना हो जाए, सेल कंसिडरेशन आपने 28 ले लिया, ब्रोकरेज में गलती ना हो जाए, ब्रोकरेज लिया जाएगा 24 लाख का 1%, 24,000। फिर आपने कॉस्ट देख लिया,
एक चीज और यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं जरा समझा देता हूं। जो भी स्टूडेंट इंडेक्सेशन में फंसते हैं, इंडेक्सेशन तो आप धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, लेकिन जहां भी है वहां अगर आप फंस जाते हो तो आपके लिए एक रामबाण इलाज है। ये वाला जो डेट है इसको नीचे, और इस वाले डेट के पीरियड जो महंगाई दर है उसको ऊपर, ये आप हैबिट में डाल दीजिए तो कभी गलती नहीं होगी। इंडेक्सेशन के बाद मेरा कैपिटल गेन आ गया, मैंने 20% कैलकुलेट कर लिया। फिर मैं बिना इंडेक्सेशन के चेक कर लूंगा, मेरा कैपिटल गेन का टैक्स ये बन रहा है। मुझे बेनिफिट लग रहा है बिना इंडेक्सेशन के, तो मैं ले जाऊंगा बिना इंडेक्सेशन के। करेक्ट है जी। तो मैं हर क्वेश्चन में मैंने क्या प्रयास किया, इंडेक्सेशन बिना इंडेक्सेशन वाला गेम खेलता चलूं ताकि एग्जाम में आप कंफर्टेबल फील करो। आपका फायदा हो रहा है? अगर आपका फायदा हो रहा है तो मैं एक काम करूंगा, एक ग्रुप बनाता हूं मैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जो सिर्फ चैंपियंस बैच के लिए है। चैंपियंस बैच जो कि सीए के लिए भी है, सीएमए के लिए भी है। अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो मैं यहां पर आपको शो कर दूंगा स्कैन, जिसको आप स्कैन करेंगे तो वो ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का स्कैन आता है या मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे, वो ज्यादा सही रहेगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। लेकिन ये लिंक वही यूज करें प्लीज 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 जो चैंपियंस बैच को रेगुलर सिंसियर होकर देख रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है और उनको लगता है कि बढ़िया रिजल्ट आएगा, और क्या नहीं लगेगा तो फिर देखने का फायदा क्या है। बढ़िया रिजल्ट आएगा और बढ़िया रिजल्ट आने पर वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, कि क्या उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्या उसमें कुछ फायदा मेरे वजह से भी हुआ। क्योंकि मेरे लिए तो ये ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन है कि आप लोग व्यूज कर रहे हो, अच्छा देख रहे हो। लेकिन कितने बच्चे व्यू कर रहे हैं, और एक ही बच्चा 3 बार व्यू कर रहा है तो वो 3 व्यूज में काउंट हो जाता है। तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं बेनिफिट पहुंचा रहा हूं। तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दूंगा। ये ग्रुप होगा जिसमें आपके तरफ से कोई भी चैट नहीं करना, आप चैट मत करना, चैटिंग आप नहीं करोगे। मुझे कुछ उसमें चीजें लेटेस्ट डालनी होगी। सपोज करिए कि यूट्यूब के वीडियो तक में मुझे टाइम लगता है रिकॉर्डिंग करना, उसको अपलोड करना, और मैंने फटाफट, मुझे एग्जाम से पहले कुछ चीजें खबर लग गई, कि लगता है मुझे खबर लग गई इन द सेंस कि मैंने एनालाइज किया, मुझे लगा कि ये भी आना चाहिए, ये मिस हो गया है, ये चीज जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंज है, तो मैं व्हाट्सएप के जरिए एकदम से तुरंत आप तक ये पहुंचा सकूंगा। तो जो भी चीजें मुझे लेटेस्ट डालनी होगी वो मैं आपके साथ जुड़ गया। लेकिन ये ग्रुप लाइफ टाइम की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम आप इससे एग्जिट हो जाइएगा। रिजल्ट शेयर करने के बाद रिजल्ट शेयर कर दीजिएगा, फिर एग्जिट हो जाइएगा। मैं भी इस ग्रुप को हटा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके एग्जाम के बाद। तो इस ग्रुप में मैं कोई फालतू की चीजें नहीं डालूंगा। जो भी चीजें, जो जैसे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया तो वो डाल दूंगा, जो चीजें चेंजेस आ रही हैं, जो उसमें और अमेंडमेंट्स हैं वो डाल दूंगा, कोई चीजें और लगती है वो डाल दूंगा। अब कह रहे हो कि टेलीग्राम तो सर हमने ज्वाइन कर ही रखा है आपका, तो टेलीग्राम में तो आप नोट्स अपडेट कर ही रहे हो, तो क्या यहाँ भी नोट्स अपडेट करोगे? ये व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कुछ चीज डालते हैं तो वो जो ग्रुप में उस समय स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाद में जो जुड़ते हैं उनको नहीं मिलता, वो तो पीछे चला जाता है। टेलीग्राम में ऐसा नहीं है, टेलीग्राम में पीछे वाला भी सब सेव होता है, इसलिए टेलीग्राम जरूरी है ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मैं नोट शेयर नहीं करूंगा, इसमें वो टेलीग्राम में ही शेयर करूंगा। यहाँ पर कुछ चीजें जो मुझे एकदम से लगता है कि ये चीज मिस हो गया, वो बताना जरूरी है, वो बता दूंगा, और मुझे डेटा पहुंच जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो चैंपियंस बैच का बेनिफिट ले रहे हैं। और आप बाकी दोस्तों में भी शेयर करो। हम लोगों के लिए ऑक्सीजन तो आप लोग हो। जितना व्यूज करोगे, जितना देखोगे, जितना अप्रिशिएट करोगे, कुछ बच्चे मैं देखता हूँ रेगुलरली वो अटेंडेंस बनाते हैं, कितना अच्छा लगता है मुझे। उन्हें शायद लगता हो कि शायद सर देखते भी हैं कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि रेगुलरली वो अटेंडेंस देते हैं, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, और बेनिफिट भी होगा।
जरूर होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत खराब नहीं जाती। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 47 क्लॉज 3 है। ये क्लॉज वाइज मैंने लिखा है, क्लॉज 1 है, क्लॉज 3 है, क्लॉज 2 है ही नहीं, इसलिए नहीं लिखा है मैंने। तो अगर आपका मन कहता है कि सर क्लॉज वाइज क्या हमें याद रखना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर कुछ जो कि आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गिफ्ट इंपॉर्टेंट है और उसका सेक्शन 47 क्लॉज 3 है, और अगर ये क्लॉज 3 रट लिया जाए तो क्या बुराई है। यहां लिखा है डोनर, यहां भी एक अमेंडमेंट है दोस्त, जरा देखिएगा, यहां भी एक अमेंडमेंट है। यहां पर आप काटिएगा अपने बुक में, आपके नोट्स में, मैं या तो कटा हुआ ही आपको नोट्स पकड़ा दूंगा। यहां पर है इंडिविजुअल एचयूएफ फंड, ये 2024 के बजट से अमेंडमेंट आया, इंडिविजुअल एचयूएफ फंड। कहने का मतलब है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में किसी को एसेट ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। इसका फिर यह भी मतलब हुआ कि अगर कंपनी ने गिफ्ट किया है, एचयूएफ फर्म ने गिफ्ट किया है, एलएलपी ने गिफ्ट किया है, तो 47(3) के बेनिफिट्स को वो नहीं ले पाएंगे और उनका कैपिटल गेन आएगा। इसका और क्या मतलब हुआ, आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि कंपनी, फर्म, एलएलपी, अगर वो कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट करते हैं किसी रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट तो इस तरफ होगा जिसने गिफ्ट का आनंद लिया जीवन में, तो इनको 47(3) नॉट एप्लीकेबल, मतलब इनका कैपिटल गेन आएगा। अब आप गिफ्ट में कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन कैसे निकालोगे, तो यहां पर हम 50D का रेफरेंस ले लेंगे कि सेल कंसिडरेशन इनडिटरमिनेट है और व्हाट यू सेल, व्हाट यू ट्रांसफर उसकी मार्केट वैल्यू। तो यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन ले लेंगे। साथ में ध्यान रखिएगा, रिसिपिएंट भी 56(2)(10 में पिटेगा, बिकॉज फर्म, कंपनी, एलएलपी के कोई रिश्तेदार होते नहीं 56(2)(10 में, तो रिसिपिएंट भी पिट रहा है, कंपनी, फर्म, एलएलपी का भी कैपिटल गेन आएगा गिफ्ट के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, इसमें हम नहीं भी करेंगे अभी तो चल जाएगा, फटाफट निपटा देता हूं। इंडिविजुअल एचयूएफ ने अगर गिफ्ट किया है, विल किया है, इनहेरिटेंस में ट्रांसफर किया है, तो नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। बट रेसिपिएंट के हाथ में मे बी 56(2)(10 लग जाए, क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट नहीं मिला, नॉन रिलेटिव थे, मे बी 56(2)(10 ना लगे, तो चेहरा स्माइली भी हो सकता है और उतरा हुआ भी हो सकता है। उतरे हुए चेहरे जिसकी मरम्मत हो गई है, तो वहां पर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, फ्यूचर सेल के लिए, लैंड बिल्डिंग के लिए एसडीवी, अदर के लिए मार्केट वैल्यू। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे, गिफ्ट के दिन से, क्योंकि पिटाई हो गई। अगर पिटाई नहीं हुई 56(2)(10 में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 49(1) में, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर के डेट से ली जाएगी। ठीक है, यहां पर एक एक्सेप्शन है कि ईसॉप के शेयर्स अगर आपने गिफ्ट किए, तो चाहे आप इंडिविजुअल एचयूएफ क्यों ना हो, अगर ईसॉप के शेयर्स, एचयूएफ तो नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, इंडिविजुअल ने अगर ईसॉप के शेयर गिफ्ट किए, तो उसे हम ट्रांसफर मानेंगे, उसका कैपिटल गेन निकालेंगे और सेल कंसिडरेशन ली जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट। ये क्वेश्चन आपको ही करना चाहिए, और इस क्वेश्चन को करेंगे तो कितना आनंद आएगा कि मैं बता नहीं सकता हूं। सेक्शन 51 लग रहा है इसमें, 52(9) लग रहा है इसमें, 50C लग रहा है इसमें, इतने सेक्शन इन्वॉल्व है, और 2001 से पहले वाला गेम भी है। देखिए, ठीक है जी, ट्राई कर सकते हैं आप। राम ने पहले खुद ट्राई कीजिएगा,
राम ने 12,70,000 में खरीदा है, ब्रोकरेज 2% है, तो मैं जल्दी से पहले राम की कॉस्ट एक्चुअल निकाल लूंगा, क्योंकि 12,70,000 में ब्रोकरेज को ऐड करके ही कॉस्ट लिया जाएगा, तो 12,95,400 ये हमारी कॉस्ट आ गई। 99 में लिया है तो 2001 की मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाई है। कल को अगर मुझे कॉस्ट लेना पड़े तो मैं कॉस्ट लूंगा 1295। ठीक, इंप्रूवमेंट किया है राम ने 3 लाख का, 2 लाख राम ने एडवांस मनी फॉरफिट किया है। तो देखिए ये फॉरफिट हुआ है कब, पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग या न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग? 2014 के पहले फॉरफिट हुआ है। तो 2014 के पहले अगर आप फॉरफिट करते हो तो क्या करते हैं, आप लेते हो ओल्ड प्रोविजन सेक्शन 51 लगाते हो। तो ओल्ड प्रोविजन सेक्शन 51 जो कहता है कि राम का अगर कैपिटल गेन निकाला गया तो कॉस्ट माइनस एडवांस मनी फॉरफिटेड करेंगे। लेकिन राम का कैपिटल गेन नहीं निकला क्योंकि राम ने उसे गिफ्ट कर दिया जगदीश को, तो इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये तब होता जब राम बेचता, राम का कैप गेन आता, राम का कैप गेन ही नहीं आया। तो अब जगदीश को गिफ्ट कर दिया, जगदीश बेटा है तो राम का कोई कैपिटल गेन नहीं, जगदीश के हाथ में कॉस्ट प्रीवियस ओनर की, पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से, इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर का भी ऐड हो जाएगा, लेकिन एडवांस मनी फॉरफिटेड का कोई ट्रीटमेंट प्रीवियस ओनर वाला नहीं होता। चलिए इत्तेफाक की बात है कि उनके बेटे ने भी एडवांस मनी फॉरफिट किया है 3 लाख, लेकिन ये न्यू प्रोविजन है और न्यू प्रोविजन में सेक्शन लगता है 5629 जो कहता है IFOS माना जाएगा। लेकिन प्लीज प्लीज IFOS को आप कैपिटल गेन में जोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये अलग साल का इनकम है, 19-20 की इनकम है, और आप बाद में देखो 24-25 में आप कैप गेन निकालोगे जगदीश के हाथ में, तो कहीं आप पता चला कि IFOS जो 3 लाख है वो ऐड मत कर देना। जगदीश ने इंप्रूवमेंट भी किया है, जगदीश ने 70 में बेचा है, SDV 75 है, वैल्यूएशन ऑफिसर का 73 है, ब्रोकरेज 1% है। लेकिन सबसे पहले आप चेक करिएगा 50C यस या नो, आंसर है नो, क्योंकि 70 का 110% होता है 77। जब 77 के से ज्यादा SDV है तब 50C लग रहा है, तो 77 से ज्यादा तो नहीं है SDV, 50C नहीं लगेगा। तो सेल कंसिडरेशन आप क्या ले लीजिएगा 70। अच्छा चेक कीजिए इन्होंने कब बेचा है, 16/7 में। इंडेक्सेशन कंपलसरी, ऑप्शनल, नॉट अवेलेबल। कंपलसरी 23 जुलाई के पहले तो बात ही खत्म कीजिए, इंडेक्सेशन कंपलसरी। तो इंडेक्सेशन कंपलसरी है तो 70 लाख सेल कंसिडरेशन है। कॉस्ट आप ले लोगे प्रीवियस ओनर की 12,95,400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 363। 3 लाख ये जो इंप्रूवमेंट है राम वाला वो भी इंडेक्स होगा, और जो जगदीश वाला इंप्रूवमेंट है 5 लाख वो भी इंडेक्स होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर आप माइनस कर दीजिए और आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। नोट में लिख दीजिए कि विदाउट इंडेक्सेशन वाला जो खेल है वो इसमें नहीं खेला जाएगा, विदाउट इंडेक्सेशन का गेम इसमें नहीं खेला जाएगा। बस काम पूरा हो गया आपका। यहां कहते हैं कि अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, बेचा है प्रॉपरली कैपिटल एसेट, या सब्सिडरी ने होल्डिंग को कैपिटल एसेट बेचा है, तो यहाँ कैपिटल गेन हम नहीं निकालेंगे, लेकिन उसकी 2 शर्त है। बायर कंपनी को इंडियन कंपनी होना पड़ेगा और होल्डिंग कंपनी ने 100% इक्विटी होल्ड किया। दोनों शर्त पूरी होगी तो हम इसे कैपिटल गेन में नहीं लाएंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। जब कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा तो बायर की कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट ना लेके कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से ली जाएगी। अगर अमैलगमेशन में ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है तो उस पर कैपिटल गेन हम ओल्ड कंपनी का नहीं निकालते। शर्त यह है कि अमैलगमेशन सेक्शन 21B में होना चाहिए और न्यू कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए।
जो अमेलगमेशन के बाद बनी। 2(1)(b) में क्या लिखा हुआ है? 2(1)(b) में 3 शर्तें लिखी है, ऑल एसेट ट्रांसफर, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर और 75% वैल्यू वाले शेयर होल्डर कंटिन्यू होने चाहिए न्यू कंपनी के शेयर होल्डर में। ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए 2(1)(b) में। तो आपको इन डिटेल कभी भी 3 शर्त से के पीछे नहीं पूछते, लेकिन फिर भी नॉलेज तो नॉलेज है जी, थोड़ा नॉलेज हो गया तो कोई बुराई नहीं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जैसा कि मैं जानता हूं, थोड़ा सा, और इसके क्वेश्चंस भी आपको तंग करेंगे, तो ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूं। तो आज चौथी क्लास है, मैंने कहा था 5 क्लास में हमारा कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो हम साथ साथ अच्छे अच्छे कर रहे हैं, तो हो जाना चाहिए, क्योंकि 47 के बाद हमें 54 मेन जो एग्जामिशन वाला है वो कवर करना है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कितनी क्लास में होता है, 5 में हो जाना चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिएगा और व्हाट्सएप वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं।